सीतापुर गांव में सुमन नाम की एक विधवा अपनी बेटी मीना और बेटा बिलुआ के साथ रहा करती थी। 2 वर्ष पहले मीना के पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। मीना जवान हो चुकी थी। सुमन उसके लिए योग्य वर ढूंढ रही थी। एक दिन जाड़े की धूप में सुमन मीना के साथ अपने घर के पास बैठी थी। तभी डाकिया बाबू धर्मू काका साइकिल की घंटी की आवाज बजाते हैं। अरे डाकिया बाबू, कभी हम गरीब के घर भी ठहर कर चाय पी लिया करो। तेजी से भागे जा रहे हो। तुम तो जानते ही हो, जो मेरा है बस इसी गांव में है, कहीं कोई नहीं जो चिट्ठी भेजा करे। अरे ऐसी बात नहीं है दादी, ठंड के दिन में दिन जल्दी ढल जाते हैं। सोचता हूँ कि शाम से पहले काम कर आराम से घर जाकर कंबल ओढ़ के सो जाऊं। ओ डाकिया बाबू, खटिया पर बैठो। मीना काका के लिए चाय तो लाओ, ठंड काफी है। मीना के जाने के बाद मीना काफी बड़ी हो गई है, अब तो ये भी शादी लायक हो गई है। हाँ डाक बाबू, मीना के पिताजी की इच्छा थी कि पढ़ा लिखा कोई सुयोग्य वर देखकर इसकी शादी कर दी जाए, लेकिन उनकी इच्छा तो अधूरी ही रह गई। सब ऊपर वाले की लीला है दादी, उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। डाकिया बाबू, तुम तो जगह जगह घूमते हो, इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताओ। तुम्हें तो पता ही है इसका भाई बिलुआ बेईमान है। इससे पहले कि वो खेत घर बेच दे, मैं इसकी शादी कर देना चाहती हूँ। कासगंज गांव के विजय का बेटा प्रकाश बहुत ही अच्छा और होनहार है दादी, गांव में ही टीचर है। वो मीना के लिए अच्छा रहेगा। आप कहो तो मैं बात चलाऊं? नेकी और पूछ पूछ भाई, जितनी जल्दी हो उससे बात चलाओ। फागुन में इसकी शादी कर देंगे। ठीक है दादी, अब मैं चलता हूँ, जल्दी ही अच्छे समाचार के साथ मिलूंगा। अरे रुको काका, चाय तो पीते जाओ। ये लो गरम गरम अदरक वाली चाय। अरे वाह, बिटिया के हाथ में तो जादू है। अच्छा है तुमने इसमें अदरक डाल दिया, मेरे गले में कुछ दिन से बहुत खराश हो रही थी, सब दूर हो जाएगा। धर्मू काका कासगंज जाकर प्रकाश के पिताजी से बात करते हैं। सब कुछ बात पक्की हो जाती है। फागुन में शादी तय हो जाती है। अभी नवंबर माह में बहुत ठंड पड़ रही थी। इधर बिलुआ अपने दोस्तों के साथ अलाव ताप रहा था। उधर प्रकाश चोरी छिपे मीना को देखने के लिए उसके घर के पास पहुंचता है। क्या भाई साहब, इस गांव में नए लगते हो, किसी को खोज रहे हो क्या? मकान को बहुत देर से ताड़ रहे हो? नहीं भैया, बगल के गांव जा रहा हूँ तो ये मकान का डिजाइन देख रहा था। मुझे भी घर बनवाना है, ऐसे ही मैं भी बनवाऊंगा, इसलिए देख रहा था। अच्छा, तुम मकान देख रहे हो चुपके चुपके? यार तुम तो बड़े काम के आदमी हो। आओ आलव ताप लो। नहीं भैया, ज्यादा देर हो जाएगी पहुंचने में, मैं चलता हूँ। अरे आओ यार, कुछ देर ठहरा करो, गरम हो लो, फिर चले जाना। चलो अब 1000 रुपए निकालो तो। क्या? रुपए किस लिए? वो मकान का डिजाइन देखने के लिए। मैंने ये मकान का डिजाइन 1000 रुपए दे के बनवाया था। वैसे तो लेता 2000 हूँ, लेकिन तुम बोले कि बगल के गांव से हो, इसलिए 1000 रुपए डिस्काउंट। अब लाओ 1000 रुपए दो। प्रकाश समझ गया कि वो मीना का भाई है। उसने तुरंत रुपए दे दिए। शाबाश, आदमी तो आप ठीक लगते हो। वैसे पेंट करवाएंगे तब मकान देखना। फागुन में मेरी बहन की शादी है, अगले महीने मैं इसका पेंट करवाऊंगा। साला बहुत दिन बाद 1000 रुपया मिला हाथ में। मैं आज सुबह वैसे भी 8000 रुपए हार चुका था। भैया चलो अंदर, माँ खाना खाने के लिए इंतजार कर रही है। प्रकाश मीना को देखता है और देखता ही रह जाता है। तभी अचानक बिलुआ की आवाज से उसका ध्यान भटकता है। ठीक है भाई साहब, चलता हूँ, ऐसे ही आते रहना, और भी मकान का डिजाइन दिखा दूंगा, बस पैसे ढीले करते रहना। यही है जिसकी शादी फागुन में होने वाली है। प्रकाश का ध्यान मीना की ओर से हटता है और वो मुस्कुराकर अपने गांव चल देता है। प्रकाश सोचता है कि चलो 1000 रुपए देकर मैंने अपनी होने वाली पत्नी को तो देख लिया। फागुन में प्रकाश बारात लेकर मीना के घर पहुंचता है।
पता नहीं जीजू, लेकिन तुमको तो कहीं देखा तो है, पर पता नहीं कहाँ देखा है। अगर आप 1000 रुपए देंगे तो मैं तुरंत बताता हूँ, वरना सोचते रहिए पेट में दर्द हो जाएगा। क्या सोच रहे हो साले साहब, ये ऑफर अभी तक ही है। मान गए जीजू, तुम भी बड़े कमीने हो। ये लो 1000 और जल्दी बताओ। हम 2 महीने पहले यहीं पर ही मिले थे, जब तुमने मुझसे अपने घर के डिजाइन को देखने का 1000 रुपया ले लिया था। ओहो, तो ये बात है। जीजू तुम मकान देखने नहीं, मीना को देखने आए थे। अगर ये बात पहले पता होती तो तुमसे 5000 ले लेता। चलो, माँ ने तुम्हें गिफ्ट में 2 लाख रुपए दिए हैं ना, उसमें से साले का 10% कमीशन 20,000 रुपए जल्दी से देकर आगे का कर्म स्टार्ट करो। बलुआ, तुम्हें शर्म नहीं आती मेहमान से पैसा मांगते हुए? शर्म कैसी? जीजू अब हमारे फैमिली मेंबर बन गए हैं। अब हमारी इज्जत इनकी इज्जत बन चुकी है। हमसे मेरे दोस्त दारू पार्टी मांग रहे हैं। मेरी इज्जत दांव पर लगी है। उसके लिए जीजू इतना भी नहीं कर सकते क्या? प्रकाश 20,000 रुपए देकर बिलुआ से किसी तरह पीछा छुड़ाता है। संयोग से कुछ दिन बाद प्रकाश का ट्रांसफर हो जाता है। रविवार के दिन डाकिया धर्मू काका प्रकाश के घर पहुंचते हैं। मीना बेटी, अरे ओ मीना बेटी। अरे आइए आइए डाकिया चाचा, कैसे हैं? बहुत दिन बाद इधर आए। रविवार छुट्टी के दिन भी काम कर रहे। इतनी भीषण गर्मी में क्यों बाहर निकलते हो चाचा? अरे बेटा, काम तो काम है, उसको करना ही पड़ेगा। कल थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए कल वाली छुट्टी आज बांट रहा हूँ। कर्तव्य निभाना तो कोई आपसे सीखे चाचा, पर एक शिकायत है चाचा आपसे। पहले आप आते थे तो दूर से ही प्रकाश प्रकाश चिल्लाते थे, और अब शादी के बाद मीना मीना पुकारते हैं। बेटा, घर असल में गृहिणी का ही होता है, और मीना बेटी को तो मैं बचपन से ही देख रहा हूँ। ओह, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरा घर अब मीना का घर बन चुका है। लो, मीना भी आ गई। प्रणाम धर्मू काका, कैसे हैं? मेरे घर का हालचाल बता दीजिए, बहुत दिन से वहाँ का समाचार नहीं मिला। घर का हाल तो बहुत बुरा है बेटी, अब मैं क्या कहूँ। बिलवा की आदत तो तुमसे छिपी तो नहीं है। रोज दारू पीकर जुए में हार कर आता है और सुमन दादी से झगड़ा करते रहता है। काका, यही सब देखकर तो मैंने कई बार उनसे कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, लेकिन उसका पुत्र मोह और बेटी के यहाँ जाकर नहीं रहने का सिद्धांत, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। रो मत बेटी, अब तुम्हें मैं एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। प्रकाश का ट्रांसफर तुम्हारे ही गांव के मध्य विद्यालय में हो गया है। अब तुम वहाँ रहकर कम से कम माँ को देख रेख कर सकती हो। सच काका? भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। चलिए, ये भी अच्छा ही हुआ। मेरे घर में यहाँ पर भैया और भाभी तो है ही, माँ पापा की सेवा करने के लिए। इसकी माँ की ही चिंता मुझे हमेशा लगी रहती थी। एक सप्ताह बाद प्रकाश सीतापुर गांव के मध्य विद्यालय का प्रभारी पद संभाल लेता है और वहीं पर एक क्वार्टर लेकर रहने लगता है। मीना बराबर अपने मायके आती जाती रहती है। एक दिन छुट्टी के दिन प्रकाश और मीना सुमन के घर पर खाने को आए हुए थे। तभी बाहर से सरपंच की आवाज आती है। सुमन भाभी, अरे ओ सुमन भाभी, जरा बाहर तो आना। क्या बात है सरपंच जी, आज हम गरीबों की कुटिया का रास्ता कैसे भूल गए? अरे भूलना, याद आना, नया पुराना, ये सब तो होता रहता है। अब देखो, कल तक तुम्हारे दोनों बच्चे छोटे थे, लेकिन आज दोनों बड़े हो गए हैं। हाँ भैया, वो तो है। मीना भी आई हुई है। हाँ, मालूम हुआ कि मेहमान का ट्रांसफर हमारे ही गांव के मध्य विद्यालय में हुआ है।
चलो अब आपके लिए तो अच्छा ही हुआ, नहीं तो ये घर छोड़कर कहाँ जाती। कम से कम गांव में आपको मीना का क्वार्टर में एक ठिकाना तो मिला। ठिकाना मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। देखो दादी, बिलुआ इस मकान पर जुआ खेलने के लिए कर्ज पे कर्ज लेता गया। अब इस मकान की कीमत से ज्यादा कर्ज वो उठा चुका है। मैं ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम्हें मकान खाली करना पड़ेगा। ऐसे कैसे खाली करना पड़ेगा सरपंच जी? आप तो जानते ही हैं कि बोलने से नहीं कागज से सब चीजें होती हैं। पहली बात तो यह है कि यह मकान माँ के नाम पर है, यानी सुमन देवी के नाम पर है। जब तक ये सिग्नेचर नहीं कर देती आप कैसे इस पर दावा कर सकते हैं? दूसरी बात तो यह है कि बिलवा ने जितने भी पैसे लिए हैं उसके अपने कागज पर या स्टैम्प पेपर पर लिखवाए हैं। अगर वो है तो आप कोर्ट में पेश कीजिए। देखिए मास्टर साहब, आप यहाँ के मेहमान हैं। आप इस गांव के मामले में दखल मत दीजिए, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। प्रकाश स्कूल से लौट रहा था, तभी चतुर सिंह के गुंडों ने उसे धमकाया। तुम्हें कागज दिखाने का बड़ा शौक है? ये सीतापुर है, यहाँ अगर ठीक से रहना है तो यहाँ के राजनीति से दूर रहो। गुंडों के जाने के बाद प्रकाश पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। चतुर सिंह के गुंडों ने मुझे धमकाया है। देखो मास्टर साहब, आप इस गांव में नए हो। जहाँ तक मुझे जानकारी है, सरपंच चतुर सिंह गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। घर जाइए और आराम कीजिए। प्रकाश जब थाने से निकलता है तो इंस्पेक्टर तुरंत चतुर सिंह को फोन लगा देता है। हेलो सरपंच जी, मास्टर आपके खिलाफ कंप्लेंट करने आया था। मैंने समझा बुझाकर भेज दिया है, पर पढ़ा लिखा है, देख लेना कहीं बात आगे तक ना ले जाए। जानकारी देने के लिए शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। लगता है इस मैटर को मास्टर स्ट्रोक देना ही पड़ेगा। चतुर सिंह गुंडों को बुला लेता है। गुंडे रास्ते में प्रकाश को घेर लेते हैं। ये ले, अब कागज दिखाते रहना कि कितने डंडे आगे पड़े हैं और कितने पीछे पड़े हैं। मास्टर वहीं बेहोश हो जाता है। किसी ने मीना को बताया कि मास्टर साहब रास्ते में घायल होकर गिर पड़े हैं। मीना और स्कूल स्टाफ प्रकाश को शहर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। इधर बिलुआ के घर। सारा सामान घर से बाहर फेंक दो। सरपंच साहब, ऐसा मत कीजिए, हम कहाँ जाएंगे? जाओ उस मास्टर के क्वार्टर में। बहुत कागज दिखाने का मांग कर रहा था, अब हॉस्पिटल में अपना जख्म दिखा रहा है। देखो सरपंच जी, ये अच्छी बात नहीं है। तू चुप कर शराबी, मुझे धमकी देता है। एक पैसे अभी तक लौटाया नहीं, मारो उस साले को। गुंडे बिलुआ को 4 लाठी मारकर वहीं घायल कर देते हैं। सुमन जैसे तैसे अपने बेटे को लेकर और सामान को एक ठेले पर लाद प्रकाश के क्वार्टर में शिफ्ट कर जाती है। इधर अस्पताल में प्रकाश के बेड के ठीक बगल में वीआईपी वाले वार्ड में कई नेता घायल होकर पहुंचते हैं। उससे कुछ स्टेटमेंट लेने के लिए शहर के एसपी धाकड़ सिंह आए हुए होते हैं। धाकड़ सिंह नेता का स्टेटमेंट लेकर निकल ही रहे होते हैं कि तभी उसकी नजर प्रकाश पर पड़ती है। अरे प्रकाश, तू यहाँ कैसे? अरे कैसे हो मेरे दोस्त, बहुत दिन बाद मिले। मस्त हूँ यार, सिविल सर्विस निकलने के बाद एसीपी बन गया हूँ। इसी जिले में एसीपी हूँ। तू बता, मास्टरी कैसी चल रही है? अरे यार, गांव के एक बेईमान सरपंच ने गुंडे भेजकर मेरा ये हाल कर दिया है। तो तूने थाने में कंप्लेन क्यों नहीं किया? गया था मेरे दोस्त, पर तू तो जानता ही है अपने डिपार्टमेंट को। इंस्पेक्टर टोंडे ने एफआईआर करने से मना कर दिया। एक मिनट, डीसीपी साहब, मैं एसीपी बोल रहा हूँ। थोड़ा सीतापुर थाने के इंस्पेक्टर को लाइन पर लाना। बोलो एसीपी साहब बात करेंगे। दूसरी तरफ फोन पर, सर जय हिंद सर। इंस्पेक्टर साहब, आपके इलाके में मेरा एक दोस्त मास्टर प्रकाश है। सुना है उसका एफआईआर करने से आपने मना कर दिया था। नहीं सर, वो गलतफहमी हो गई थी सर, सॉरी सर। कल 10 बजे तक उस सरपंच की सारी क्राइम कुंडली मेरे टेबल पर चाहिए। अगर नहीं हुई तो लाइन हाजिरी के लिए तैयार रहना। जी सर। क्या जी सर? लाइन हाजिरी होने के लिए? नहीं सर,
जी जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अरे इन गुंडों को तो तेरा भाई अच्छे से खबर लेगा, तू फिक्र ना कर। दूसरे दिन चतुर सिंह के खिलाफ एफआईआर दायर कर इंस्पेक्टर टोंडे उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करता है। सुमन के घर को कब्जा मुक्त कर सुमन को वहां शिफ्ट करवाता है। उधर कोर्ट सरपंच को 6 महीने जेल की सजा सुनाता है। प्रकाश ठीक होकर घर आ जाता है। जीजू मुझे माफ कर दो प्लीज, आज के बाद दारू जुए को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। बेटा, जो काम हमने 25 वर्षों में नहीं किया वो तुमने 6 महीनों में कर दिखाया। भगवान ऐसा दामाद और बेटा सभी को दे।